हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त एडवोकेट महेश जो है आपका एक और वीडियो में जो है आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में जो है हमने बीएनएस का सेक्शन नंबर 65 तक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है सेक्शन नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी 66 से। अपने अपने वेयर एक्ट खोल लीजिएगा। 66 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन persistent वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। ये बात करता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है किसी के साथ रेप करता है और रेप के दौरान किसी वोमन को ऐसी इंजरी दे देता है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है या फिर जो है वो विकृतशील दशा में पहुंच जाती है, तब उस कंडीशन में जो है उसको मिनिमम 20 ईयर और LI तक की, जिसमें कि उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, उसको सजा दी जा सकेगी। ठीक है, ये क्या बात करता है? देखिए सेक्शन नंबर 66, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। सेक्शन 66, ठीक है। Whoever commit an offense punishable under subsection 1 और subsection 2 of section 64, जो भी कोई व्यक्ति सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ 64 के तहत कोई रेप करता है and in the course of such commission inflict an injury which cause of the death of the woman, और जो क्या कहता है वो रेप के दौरान उस वोमन को ऐसी इंजरी पहुंचाता है जिससे कि उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, उस ऑफेंस के दौरान कमीशन एन ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस? 64 का 1 और 2। ठीक है, इस ऑफेंस के दौरान वो क्या करता है? किसी को इंजरी पहुंचाता है उस वोमेन को, जिससे कि उसकी इंजरीज विच कॉज द डेथ, जिससे कि उसकी डेथ होती है, विच कॉज डेथ। आगे क्या कहते हैं? या फिर ऐसी इंजरी पहुंचाता है जिससे कि वो विकृतशील दशा में पहुंच जाती है। विकृतशील इंग्लिश में बोलते हैं प्रिस्टेटिव वेजिटेट। ठीक है, परसिस्टेंट वेजिटेट। विकृतशील दशा वो होती है जिसमें कोई व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता, सुन नहीं पाता, कोई काम करने में अक्षम हो जाता है, उसको बोलते हैं विकृतशील दशा। ठीक है, एक आदमी जो है सिर्फ खाट पे पड़ा है, सिर्फ मतलब बेड पे ही पड़ा है और वो जीवित है, ठीक है, उसकी डेथ नहीं हुई है, ऐसी कंडीशन में से उसको पहुंचा देना, उसको बोलते हैं विकृतशील दशा में। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है रेप करता है और रेप के दौरान जो है किसी वोमन को ऐसी इंजरी पहुंचाता है जिससे उसकी डेथ हो जाए या फिर उसको विकृतशीलता की दशा में पहुंचा दी, तब उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो नॉट लेस देन 20 ईयर, उसकी जो पनिशमेंट होगी 20 ईयर से कम नहीं होगी, बट इट में बी एक्सटेंडेड टू LI, जो कि LI, और साथ ही साथ में उसको डेथ पेनल्टी और फाइन। ठीक है, डेथ पेनल्टी फाइन, ये जो है उसको सजा दी जाएगी। याद रखिएगा, जिस भी सेक्शन में डेथ पेनल्टी इंक्लूड हो जाती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। MCQ के हिसाब से तो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के हिसाब से। प्री में क्योंकि डेथ के सेक्शंस कुछ ही हैं, एटलीस्ट 5 से 7 सेक्शन हैं जिनमें डेथ पेनल्टी दी जाती है। अब 8 लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही होंगे जिनमें डेथ दी जाती है, और वो अपने आप में सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जिस भी सेक्शन में डेथ पेनल्टी दे रखी है वो सेक्शन आपको याद होना चाहिए, उसकी पनिशमेंट आपको याद होनी चाहिए, और यदि पनिशमेंट याद नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं जो है आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो ये कहता है सेक्शन नंबर 66। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 67 पर। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। ये बात करता है कि कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ड्यूरिंग सेपरेशन, जबकि वो जो है उससे अलग रह रही हो। अलग कैसे रह रही हो? डिग्री ऑफ सेपरेशन के दौरान जो है वो अलग रह रही हो। अच्छा, मान लीजिए कि कोई वाइफ जो है, मैं वैसे पूछ रहा हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो बताएं, कि कोई वाइफ अपने मायके जाती है, ठीक है, और उसके दौरान जो है हस्बैंड वहां जाता है और उसकी बिना उसकी कंसेंट के जो है उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जी, तो क्या उसको जो है सेक्शन 67 के तहत ऑफेंस माना जाएगा? आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो वीडियो के लास्ट में क्या होता हूँ कल ही बताऊंगा, फिर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, देखते हैं सेक्शन नंबर 67 क्या कहता है। इसको मिटा देते हैं। सेक्शन नंबर 67,
ये क्या बात करता है, ये कहता है whoever, जो कोई हैज सेक्सुअली इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ, अपनी वाइफ से, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है हिज ओन वाइफ, जबकि वो लिविंग सेपरेटली, वो क्या रह रही है, वो उससे अलग रह रही है, ठीक है। आगे क्या कहता है, ए डिग्री ऑफ सेपरेशन, ए डिग्री ऑफ सेपरेशन के कारण जो है वो अलग रह रही है, ए डिग्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है। आगे क्या कहता है, विदाउट हर कंसेंट, उसकी बिना सहमति के, उसकी बिना सहमति के साथ ही। देखिए ये चार जो है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, कब करता है, उसकी ओन वाइफ के साथ में करता है, जबकि वो जो है उससे अलग रह रही हो। अलग कैसे रह रही हो, डिग्री ऑफ सेपरेशन के कारण अलग रह रही हो, और बिना उसकी कंसेंट के जो है उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तब उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी उसकी वो पनिशमेंट होगी नॉट लेस देन 2 ईयर, बट इट में बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर, ठीक है, 7 ईयर और फाइन। ये जो है उसको पनिशमेंट दी जाएगी यदि कोई जो है अपनी पत्नी की बिना कंसेंट के, जबकि वो सेपरेट रह रही है, लिविंग सेपरेट रह रही है, तब उसके साथ में क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसका हस्बैंड, तब जो है उसको ये पनिशमेंट दी जाएगी। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन बाय एनी एक्ट मेंशन इन क्लोज ए टू डी और सेक्शन 63। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या आएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो सेक्शन 63 के ए से लेकर के डी तक के जब हमने एक्ट पढ़े थे, ए टू डी, इसमें भी कोई ये वाले एक्ट जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में आएंगे। जो रेप हमने, जब हमने रेप पढ़ा था सेक्शन नंबर 63 के ए से डी तक, जो हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, जो हमने रेप की डेफिनेशन थी, तो वही सेम डेफिनेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए होगी, ठीक है, यदि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है तो उस कंडीशन में। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 68 पर, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी। एक मिनट दोस्तों, मैं वही देखने गया था। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं जो है ना ज्यादा फास्ट पढ़ा देता हूँ, क्योंकि 7 ही मिनट हुई है और मैंने 2 सेक्शन कंप्लीट भी करवा दिए, बताओ। बट मुझे नहीं लगता यार कि मैं ज्यादा फास्ट पढ़ाता हूँ। अब इसके लिए या तो मुझे ज्यादा स्लो करना पड़ेगा, या फिर जो है ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा। क्योंकि जिन सेक्शन में कुछ होता नहीं है उनमें पढ़ाने का फिर इतना कुछ बचता नहीं है ना, तो इस वजह से जल्दी हो ही जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो अब सेक्शन 67 था मेनली, तो इसमें पनिशमेंट ही याद है 67 और 66 में। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है दोनों में, बताओ। अब आते हैं सेक्शन नंबर 68 पर, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी। 68, सेक्सुअल इंटरकोर्स पर्सन इन अथॉरिटी बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं प्राधिकार में किसी व्यक्ति के द्वारा मैथुन करना। सेक्सुअल इंटरकोर्स को हिंदी में बोलते हैं मैथुन, ठीक है। अब ये सेक्शन एक बार क्या कहता है, इसके बारे में मोटा मोटा आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, ताकि जब आप बाद में पढ़े तो आपको जो है मैं पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आ जाए। ये सेक्शन कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, यदि किसी व्यक्ति के अधिकार के अधीन, मतलब कि यदि किसी व्यक्ति के नीचे कोई वोमेन काम करती है प्राधिकार में, ठीक है, और उस अथॉरिटी के अंडर रहते हुए वो कोई ऐसा एक्ट करता है, वो कोई पुरुष ऐसा एक्ट करता है उस महिला के साथ में, भले ही उस महिला की उसमें वो है कंसेंट थी, तब भी जो है उसको क्या माना जाएगा, उसको एज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स माना जाएगा, चाहे उस महिला ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की हो या फिर ना की हो, ठीक है। याद रखिएगा, चाहे उस महिला ने कंप्लेंट की हो या ना की हो, ये अपने आप में ही ऑफेंस माना जाएगा जो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा पर्सन इन अथॉरिटी के तौर। पर्सन इन अथॉरिटी में क्या क्या आएंगे अभी वो मैं आपको बताऊंगा आगे, इसे समझाने के लिए था। अब एक बार पढ़ते हैं, हूएवर बीइंग, जो कोई, देखिए हूएवर, जो कोई, फर्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट का ए,
यार आप लोग बताया नहीं कि क्या रीजन है बोर्ड के काम ना करने का है। नहीं, मैं पेन ला ला के थक गया हूँ, मेरे पास 4 पेन तो यहाँ रखे हैं, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है, बताओ। हर कोई पेन जो है 5-10 मिनट ठीक चलता है, फिर ऐसे ही हो जाता है। अब देखो ये ठीक चल रहा है, चलो जो ठीक चल रहा है उससे लिखते हैं। देखिए ये कहता है whoever being, जो कोई व्यक्ति इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन ए फिड्यूसरी रिलेशनशिप, प्राधिकार की किसी स्थिति में या फिर वैश्वासिक संबंध में रखते हुए, कोई व्यक्ति जो है क्या है, पोजीशन इन अथॉरिटी, पोजीशन इन अथॉरिटी, ठीक है, या फिर फिड्यूसरी रिलेशनशिप में है, और फिड्यूसरी रिलेशनशिप, ठीक है, इसको भी फेंको। ये क्या है, देखिए पर्सन इन अथॉरिटी होता है किसी व्यक्ति के अधिकार में रहते हुए कोई एक्ट करना, ठीक है। और फिड्यूसरी रिलेशनशिप होता है जिस रिलेशनशिप में जो क्या होता है, थोड़ा ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, जैसे कि एक रिलेशन होता है टीचर एंड स्टूडेंट्स का, ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट्स का एक वैश्वासिक जो है संबंध है। अब यदि कोई टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ में क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, भले ही उसकी कंसेंट हो, तो वहां पर क्या माना जाएगा, उसको एज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स, और सेक्शन 68 के तहत उसको जो है कंसीडर किया जाएगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। फिड्यूसरी रिलेशनशिप का मैंने आपको अभी बताया। और पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब होता है किसी भी कंपनी में जब आप जाते हो एम्प्लॉय एक तरीके से, ठीक है, अपने नीचे, आपके नीचे यदि कोई एम्प्लॉय काम कर रही है, ठीक है, और आप जो है उस समय पोजीशन इन अथॉरिटी में है, आपके अंडर वो काम करे, तब आप जो है उस अथॉरिटी के अंडर रहते हुए उस महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, भले ही उसके कंसेंट के साथ किया गया, तब भी जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स आएगा और आप जो है उसके लिए लायबल होगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है ए पब्लिक सर्वेंट, और कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट होते हुए वो एक्ट करता है, पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी के दौरान वो एक्ट करता है, तब वो लायबल होगा, ठीक है, चाहे भले ही कंसेंट के साथ किया हो। उसके बाद सी कहता है सुपरिंटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ए वुमेन चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट, बाय वर्ड पढ़ते हैं। सुपरिंटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल, जेल का प्रबंधक, या मैनेजर को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा सुपरिंटेंडेंट को बोलते हैं अधीक्षक और मैनेजर को बोलते हैं प्रबंधक, ठीक है। देखिए या तो जेल का कोई भी सुपरिंटेंडेंट या फिर मैनेजर, दोनों, या रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टेब्लिश बाय अंडर लॉ, जिसको जो है लॉ के दौरान जो है रिमांड होम या फिर कोई अदर प्लेस जो है कस्टडी में रखने के लिए बनाया गया है, फॉर द टाइमिंग इन फोर्स वोमेन चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट, जहां पर जो है कोई वोमेन या किसी चाइल्ड को रखा हुआ है, वहां पर यदि कोई एक्ट करता है तो उसको भी क्या माना जाएगा, उसको भी सेक्सुअल इंटरकोर्स मानते हुए उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, जेल का मैनेजर होते हुए। उसके बाद डी कहता है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल और बीइंग इन द स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, या फिर हॉस्पिटल का कोई भी मैनेजमेंट, चाहे वो हॉस्पिटल सरकारी हो या फिर वो हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल का कोई भी मेंबर। अब आप देखेंगे जितने भी इन चार में लिखा हुआ है, 4 पॉइंट में जितना भी लिखा है, फर्स्ट में लिखा था बस पोजीशन इन अथॉरिटी और फिड्यूसरी रिलेशनशिप। फिड्यूसरी रिलेशनशिप का टीचर और स्टूडेंट्स का आप समझ सकते हैं, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट्स का एक रिलेशन होता है उस तरीके का, ठीक है। और एक उसके बाद आता है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट जो है अपनी ड्यूटी के दौरान या फिर अपने अधीन किसी आने अधीन काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ में कोई एक्ट करता है, ठीक है, या फिर सुपरिंटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल कोई ऐसा एक्ट करता है, या फिर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वो एक्ट करता है, तब जो होगा वो क्या माना जाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स माना जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटल का स्टाफ समझ रहे हो ना, मतलब डॉक्टर जो है नर्स के साथ में, एग्जाम्पल के थ्रू बता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, डॉक्टर जो है अपने, क्यों, क्योंकि वो नर्स जो है वो डॉक्टर के अधीन ही है, और इसको आप पर्सन इन अथॉरिटी बोल सकते हैं। उसके बाद कहता है अब्यूज सच
position or fiduciary relationship to induce or seduce of any woman, either he is in custody under his charge in present of the premises for have sexual intercourse with him। ये कहता है उसके साथ में क्या करता है, अब्यूज या फिर जो है पोजीशन ऑफ फिड्यूसरी रिलेशनशिप का फायदा उठाते हुए उस वोमेन के साथ में जो कि उसकी अभिरक्षा में है या फिर फिड्यूसरी रिलेशनशिप में है उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसकी प्रेमाइसिस के अंदर करता है। देखिए याद रखिए तीन चीजें हैं, पहला फिड्यूसरी रिलेशनशिप में है, ठीक है, उसके बाद कहता है कि या फिर कस्टडी में है या फिर कहता है अंडर इंचार्ज इन द प्रेजेंट ऑफ प्रेमाइसिस या फिर उसकी प्रेमाइसिस के अंदर है, अंदर रहते हुए इन तीन चीजों के रहते हुए उसके साथ में क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होगा, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स भले ही जो है रेप की कैटेगरी में ये नहीं आएगा। क्यों रेप की कैटेगरी में क्यों नहीं आएगा, इसके दो रीजन है। पहला मेन सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी कंसेंट के साथ किया गया है। हाँ, यदि वहां पर उसकी एज 18 साल से कम है तब जो है वो रेप की कैटेगरी में आएगा, सेक्शन 68 उस पर नहीं लगेगा यदि उसकी एज 18 साल से कम है तो। और यदि वहां पर उसने अपनी कंसेंट नहीं दी है तब भी जो है उस पर रेप के सेक्शन लगेंगे। यदि दोनों ने कंसेंट के साथ किया है तब 68 लगेगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, महिला कंप्लेन नहीं कर रही फिर भी जो है वहां पर उसके साथ में क्या किया जा रहा है, उस पर चार्ज लगाया जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये किया गया है, ये इसलिए है पब्लिक अथॉरिटी और फिड्यूसरी रिलेशनशिप। आप देखेंगे आपने प्राइवेट कंपनियों में ये बहुत ज्यादा देखा होगा, ठीक है, आप सब जानते हैं, सभी समझदार भी होंगे, लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनियों में आपने ये अधिकतर देखा होगा, पर प्रमोशन के बहाने से लालच देकर के लुभाने के तरीके से जो है कोई एम्प्लॉय के साथ में क्या करते हैं, गलत एक्ट करते हैं। और एम्प्लॉय भी जो है अपनी कंसेंट दे देता है, लेकिन वो प्लेस ऐसा होता है जहां पर उसके माहौल जो है वो ठीक नहीं होता है। यदि पब्लिक सर्वेंट ही पब्लिक प्लेस पर ही, मतलब पब्लिक सर्वेंट ही, मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट में कोई भी है, पुलिस ऑफिसर ही है और वो पुलिस स्टेशन में बैठकर ऐसा एक्ट करता है, तो आप बताइए कहां तक आपको जो है सही लगता है। तो इस वजह से जो है इसको एज ए पनिशमेंट इसमें शामिल किया गया है और ये कहीं ना कहीं सही भी है, गलत नहीं है। एक्सप्लेनेशन वन देख, अच्छा सॉरी, इसकी पनिशमेंट जो होगी याद रखिएगा, इसकी पनिशमेंट कितनी होगी, रिग्रेस इम्प्रेजमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन शैल नॉट लेस देन 5 ईयर बट इट मे बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर। 5 साल से कम नहीं और जो कि 10 साल तक हो सकेगी। ठीक है, रिग्रेस इम्प्रेजमेंट है, याद रखना। फर्स्ट वाले में 2 साल से कम नहीं किंतु 7 साल से कम होगी, जो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, इंटरकोर्स करता है ड्यूरिंग सेपरेशन। और यहाँ पर जो है फिड्यूसरी रिलेशनशिप और इसका पोजीशन अथॉरिटी सेक्सुअल इंटरकोर्स इन अथॉरिटी के अंडर सेक्शन 68 की जो इसकी पनिशमेंट होगी वो 5 साल से लेकर के 10 साल तक हो सकती है, नॉट लेस देन 5 ईयर। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 में आते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है। सेक्सुअल इंटरकोर्स वो है जो सेक्शन 63 के 1A से लेकर के D तक जो हमने पढ़ा था, ये वही है जो पिछले में था। बाकी को छोड़ दो, इसमें सुपरिटेंडेंट बताया गया कि कौन जो होगा सुपरिटेंडेंट होगा, और इसमें बताएंगे कि हॉस्पिटल एंड वोमेन चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे। ठीक है, ये आप लोग एक बार पढ़ लेना। अब आते हैं सेक्शन नंबर 69 पर, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। ये जो है जब ये सेक्शन जोड़ा गया था तो ये बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है, ये बहुत ज्यादा। और इसके साथ ही सेक्शन 106 का सब क्लॉज 2 भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, जो कि अब तक भी एनफोर्स नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन ये सेक्शन जो है एनफोर्स में आ गया और इसके जो है सबसे ज्यादा मिसयूज होने के चांस जो है जिस सेक्शन के हैं वो यही है, और इसका मिसयूज होगा ही होगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा वर्ड यूज किया गया है प्रॉमिस टू मैरी। ये वर्ड जो है जितना साधारण दिखता है ना उतना साधारण है नहीं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। और मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो है इसके गलत परिणाम होंगे, ये जो सेक्शन जोड़ा गया है। हाँ, हो सकता है कि इसके यूज ये जो है किसी व्यक्ति के साथ हो, मैं उस चीज से डिनाई नहीं कर रहा कि वोमेन के साथ ऐसा नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आप भी इस चीज से सहमत होंगे कि आज के समय में जो है वोमेन भी जो है इस सेक्शन का ज्यादा मिसयूज करेंगे। ये आप लोग बहुत भली भांति आप इस चीज से अवेयर हैं। ठीक है, किसी को भी फंसाना हो कि इसने मेरे से झूठा प्रॉमिस किया था मैरी करने का, शादी करने का, उसके बाद में इसने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, भले ही दोनों की कंसेंट रही हो, तब जो है वो बेचारा लायबल हो जाएगा। और इसमें पनिशमेंट भी कम नहीं है, 10 साल तक की पनिशमेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं कोई भी हो। सेक्शन नंबर 69। अरे यार,
पता नहीं मैंने सही वाला तो नहीं फेंक दिया था। सेक्शन नंबर 69 ये बात करता है, whoever by a deceitful means or by making promise to marry a woman without any intention or fulfilling the same हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर। ये दो चीजें इसमें बात करता है, ठीक है। दो चीजें कौन कौन सी हैं? सेक्शन 69 दो चीजों के बारे में बात करता है। पहला पहला बात करता है डिसीटफुल मीन्स का। ये क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। डिसीटफुल मीन्स, और दूसरा बात करता है प्रॉमिस ऑफ मैरिज। सेक्शन 69 जो है दो बातों को करता है। पहला डिसीटफुल मीन्स और प्रॉमिस ऑफ मैरिज, इसमें दो ही चीजें हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, डिसीटफुल मीन्स का, डिसीटफुल मीन्स या क्या करता है, प्रॉमिस टू मैरी करता है और उसके साथ वचन करता है, जबकि वो ऐसा नहीं करता, जबकि वो ऐसा नहीं करता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है किसी लड़की के साथ में, कोई पुरुष किसी लड़की के साथ में ये वचन करता है या प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, और इस प्रॉमिस के बेस पर वो क्या करता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके बाद में लड़का डिनाई कर देता है, तब जो होगा प्रॉमिस टू मैरी के तहत वो जो होगा सेक्शन 69 के तहत वो क्या होगा, लायबल ठहराया जा सकता है उसके लिए। ये कहता है जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, प्रवंचनापूर्ण साधन या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के आशय के बिना, जबकि वो उसको पूरा करने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ जो है उसके साथ सेक्स करना चाहता है, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्कार के अपराधी की कोटि में नहीं आएगा। भले ही वो जो है उसकी कंसेंट के साथ किया गया था, तो इस वजह से जो क्या नहीं आएगा, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि जिससे 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, जुर्माने का दायु, तो उसको 10 वर्ष तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। याद रखिए डिसीटफुल मीन्स क्या होता है, प्रवंचनापूर्ण साधन क्या होते हैं। प्रवंचनापूर्ण साधन क्या होते हैं, किसी व्यक्ति को जो है लालच दे करके, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए किसी लेडीज को आप जो है लालच दे रहे हैं कि कोई अमीर आदमी है, वो कह रहा है कि मैं आपको एक कार गिफ्ट में दे दूंगा, ठीक है, या फिर मैं आपके नाम ये हाउस कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं आपका प्रमोशन कर दूंगा, प्रमोशन कर दूंगा। इन सब का लालच देकर, मतलब किसी को लालच देकर के साथ उसके साथ में संभोग करना, ये क्या होता है, डिसीटफुल मीन्स होता है। प्रवंचनापूर्ण साधनों के द्वारा प्रॉमिस टू मैरी, जिसको वो पूरा नहीं करता, पूरा करने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं, उसके साथ में संभोग करता है, तब उसको जो है 10 साल तक की सजा दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा इसको जो है रेप की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद स्पष्टीकरण पर आते हैं। स्पष्टीकरण कहता है प्रवंचनापूर्ण साधनों, प्रवंचनापूर्ण साधन क्या होता है, डिसीटफुल मीन्स, इसमें नियोजन में प्रयोग इंग्लिश में देखते हैं, सेल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, मैरी बाय सरप्राइजिंग आइडेंटिटी। ये कहता है पहचान छिपाकर विवाह करना, जो अरे ये जो पहचान छिपाकर विवाह करना, मतलब कि जो आजकल जिसको हम लव जिहाद भी बोल देते हैं, ठीक है, उसकी इस पे डिबेट बहुत हुई थी। जब ये आया था तो इसमें जो है पार्लियामेंट में इस लव जिहाद के टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई थी। पेश करने से पहले अश्विनी वे कौन थे सर लॉ मिनिस्टर उस टाइम पे, चलो मुझे तो याद नहीं आ रहा, अभी के होंगे ना, जो भी थे, सॉरी मेरे याद नहीं, मुझे पता है लेकिन याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत बहस हुई थी कि कोई व्यक्ति जो है अपनी पहचान छुपा करके किसी के साथ में जो है रिलेशनशिप में आता है, उसके साथ इंटरकोर्स करता है, और तब जो है बाद में उसको सच्चाई का पता चलता है, तो उसको भी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स माना जाएगा और वो भी लायबल होगा। इसमें और क्या कहता है कि कोई जो है किसी को वचन देता है कि मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा, इस वचन के साथ एम्प्लॉयमेंट देने के बहाने उसके साथ में क्या करता है, इंटरकोर्स करता है, या फिर उसको प्रमोशन करने के लिए उसको लालच देता है, तब इंटरकोर्स करता है। तो ये सब जो है डिसीटफुल मीन्स में आते हैं, ठीक है। डिसीटफुल मीन्स में क्या क्या आते हैं, इंड्यूसमेंट आता है, प्रमोशन आता है, और एम्प्लॉयमेंट आती है, मैरिड टू सरप्राइजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को छुपाना, ठीक है, छुपा कर विवाह करना, ये भी जो है इसमें शामिल है। आइडेंटिटी को छुपा करके तब उसको जो है 10 साल तक की सजा दी जा सकती है, याद रखिएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 17, इसको बोलते हैं हम गैंग रेप, ठीक है, गैंग रेप।
गैंग रेप ये क्या बात करता है? देखिए गैंग रेप बात करता है जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के जो है किसी महिला के साथ में रेप करते हैं, ठीक है? दो या दो से नहीं, सॉरी, एक या एक से ज्यादा, बाय मिस्टेक बोल गए, एक से ज्यादा कोई व्यक्ति मिलकर, एक नहीं, ठीक है, एक से ज्यादा कोई भी व्यक्ति मिलकर किसी महिला के साथ में जो है क्या करते हैं, रेप करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि उस महिला के साथ में क्या हुआ है, गैंग रेप हुआ है। ये कहता है जहां किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास है जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी। दो व्यक्ति मिलकर के किसी महिला के साथ में कोई ऑफेंस करते हैं, रेप करते हैं, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको गैंग रेप माना जाएगा और उसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी जो कि 20 साल से कम नहीं होगी, जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकेगी। लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ है, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ नहीं था, आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक प्रोविजो है, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सक व्यय को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्त होगा। तो अक्यूज को जो जुर्माना लगाया जाएगा वो पीड़िता को दिया जाएगा, विक्टिम को दिया जाएगा, ताकि जो है उसके चिकित्सक जो मेडिकल खर्चे थे उनको पूरा किया जा सके और उसको पुनर्वास के लिए जो है उचित हो। उसके बाद एक और प्रोविजन वो क्या कहता है, वो ये बात करता है कि जितना भी फाइन होगा वो विक्टिम को दिया जाएगा। उसके बाद सब क्लोज टू, याद रखिएगा सब क्लोज टू इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सेक्शन 17 भी है, लेकिन 70 से ज्यादा 70 का सब क्लोज टू इंपॉर्टेंट है। वो कहता है जब 18 साल से कम आयु की लड़की के साथ में जो है कोई गैंग रेप करता है तो उसको जो है पनिशमेंट क्या दी जाएगी, उसको डेथ पेनल्टी इसमें दी जाएगी, जो कि नॉट लेस देन 20 ईयर भी नहीं, इसमें एल आई क्या होती है, टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ और डेथ पेनल्टी, इसमें दो ही है, याद रखिएगा। 20 ईयर्स का कोई पूरा नहीं है, इसमें सिर्फ दो है। कोई गैंग रेप करता है तो उसको क्या दी जाएगी, एल आई और डेथ, यही है, ठीक है? एल आई टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ है, यदि कोई किसी महिला के साथ में गैंग रेप करता है तो उसको एल आई और डेथ की पेनल्टी दी जा सकती है। ये दो वही है जो सेक्शन नंबर 6 अभी हमने ऊपर पढ़े थे सब क्लोज 1 में, कि विक्टिम को ही जुर्माना दिया जाएगा और इतना जुर्माना दिया जाएगा जिसके उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और जो है रिहेबिलिटेशन के लिए उसका यूज किया जा सके, इतना जुर्माना जो है उसको दिया जाएगा। पूरा कर दे क्या आज? एक मिनट देख लेते हैं कितनी लंबी वीडियो हो गई है, उसी हिसाब से देखेंगे फिर। आधे घंटे की वीडियो हुई है अभी तो। अब आप लोग बता भी तो नहीं सकते ना, सामने होते तो एटलीस्ट कर भी देते। चलो कोई नहीं, कल मैं इस बोर्ड को बदल दूंगा, चेंज कर दूंगा, टेंशन ना ले। अब जो है आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।